So we'll start off with questions on gravitation. The time period of an artificial satellite in a circular orbit of radius r is 2 days and its orbital velocity is v0. Orbital velocity का मतलब होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर एक सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में है तो उसका वेलोसिटी होता है इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी। इफ टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज 16 days, देन तो बेसिकली दो सैटेलाइट्स की बात हो रही है यहाँ पे। पहला सैटेलाइट जो है उसका टाइम पीरियड आपको दिया गया है 2 days का और उसका ऑर्बिटल रेडियस ये है आर। आर बोला है ना, यस। और देखो, ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर मतलब डायरेक्टली सेंटर ऑफ अर्थ से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी बोलेंगे हाइट ऑफ सैटेलाइट इज आर। हाइट मतलब सरफेस से मेजर होता है, तो उस केस में रेडियस हो गया आर प्लस आर, 2r। तो ऑलवेज पे अटेंशन टू द वर्ड्स। अगर उन्होंने बोला होगा ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर मतलब सीधा अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आर है। कभी कभी बोला होगा हाइट इज आर। अगर हाइट आर है तो ऑर्बिट रेडियस हो गया आर प्लस आर, 2r, ऐसा बोला होगा। ओके, गुड। दूसरा सैटेलाइट है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 16 days का है। और आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं उसमें आपसे पूछा है जो सेकंड सैटेलाइट है उसका ऑर्बिट कितना है और उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना है। पहले सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी ये है v0। तो पूछा क्या क्या है, r2 पूछा है और v2 पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सैटेलाइट के लिए t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। अब तुमको फाइंड क्या करना है, r करना है। तो एक काम करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। तो t⁻² इज प्रोपोर्शनल टू r। तो r2/r1 विल बी इक्वल टू t2/t1⁻²/3। तो r2/R, t2 is 16, this is 2, 16/2 is 8। 8 का पहले ले लेंगे क्यूब रूट, क्योंकि 2/3 है ना। पहले क्यूब रूट ले लेंगे, फिर उसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो r2 विल बी 4r। तो r2 4r आ गया। 4r ऑप्शन नंबर ए और बी में है। अब से बचता है चेक करना आपको क्रिटिकल वेलोसिटी। तो वो भी इजी है। यू शुड रिमेम्बर क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन था √g m/r। ठीक है। तो इन दिस केस एज यू कैन सी g और m तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये मास ऑफ अर्थ होता है, सैटेलाइट का मास नहीं होता है वो। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v2/v1 इक्वल टू √r1/r2। v2/v1, v1 की वैल्यू v0 बोली हुई है। r1, r1 क्या है, r। r2 तो तुमने अभी फाइंड किया 4r, तो ये आ जाएगा 1/2। तो v2 इक्वल टू v0/2, v0/2, ऑप्शन नंबर बी। डन। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। A satellite is in elliptical orbit around Earth with aphelion of 6 Re and perihelion of 2 Re, where Re is the radius of Earth. The eccentricity of the orbit is। सबसे पहले तो यहाँ पे वर्ड्स गलत यूज हुए हैं। ये एपहेलियन और पेरिहेलियन नहीं होता है, एपोजी और पेरिजी होता है। ठीक है। तो बेसिक आइडिया ये है कि ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है तो ऑर्बिट इज इलिप्टिकल। जब सैटेलाइट का ऑर्बिट सर्कुलर नहीं हो, इलिप्टिकल हो, तो इन दैट केस होता ऐसा है। तो उस केस में क्या होता है कि सैटेलाइट सैटेलाइट विल कम वेरी क्लोज टू अर्थ एट अ पॉइंट, उसको बोलते हो पेरिजी। द नियरेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज पेरिजी। और एक पॉइंट ऐसा है जहां पे सैटेलाइट इज द फारदेस्ट अवे, इसको बोलते हो एपोजी। ये सेम केस ऐसा ही होता है फॉर प्लैनेट्स व्हेन दे रिवॉल्व अराउंड सन। व्हेन दे आर नियरेस्ट टू द सन उसको बोलते हैं पेरिहेलियन, एंड व्हेन दे आर फारदेस्ट उसको बोलते हैं एपहेलियन। तो बेसिकली
ये जो पेरिजी डिस्टेंस है इसको मैं आरपी बोलूंगा, और ये जो एपोजी डिस्टेंस है इसको मैं आर ए बोल दूंगा। तो दिस विल बी कॉल्ड एज आरपी, दिस विल बी कॉल्ड एज आर ए। आपको पूछा है व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी, आपको एप एपोजी डिस्टेंस दिया हुआ है 6 आर ई, मतलब आर ए की वैल्यू आपको दी हुई है 6 आर ई, वेयर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, और आर पी की वैल्यू दी हुई है आपको 2 आर ई। आपको पूछा है एसेंट्रिसिटी, सबसे पहले पता होना चाहिए कि एसेंट्रिसिटी पैरामीटर ये कहाँ काम में आता है। एसेंट्रिसिटी पैरामीटर ये आपको काम में आता है टू टेल द शेप ऑफ द ऑर्बिट, क्योंकि अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 हो गई मतलब सर्कुलर ऑर्बिट है। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा होती नहीं है, इट इज बिटवीन 0 and 1। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ऑर्बिट इज हाईली इसेंट्रिक, क्योंकि जब आप ऑर्बिट्स की बात करते हो ना तो ऑर्बिट्स कैन हैव वैरायटी ऑफ शेप्स। शेप्स मतलब फ्रॉम बीइंग सर्कुलर, तो सर्कुलर भी हो सकता है ऑर्बिट, हो सकता है इलिप्टिकल है लेकिन इलिप्टिसिटी कम है, मतलब कम इलिप्स है, इसेंट्रिसिटी कम है। हो सकता है और भी ज्यादा उसका ऑर्बिट जो ज्यादा इलिप्टिकल है। तो शेप बताता है इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है, इट इज टू सिंपल। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आता है आर ए माइनस आर पी अपॉन आर ए प्लस आर पी। तो ये जो आर ए है दिस इज गिवन टू यू 6 आर ई, और जो आर पी है वो है 2 आर ई। तो 6 आर ई माइनस 2 आर ई अपॉन 6 आर ई प्लस 2 आर ई, तो 4 आर ई अपॉन 8 आर ई, मतलब 1/2, मतलब 0.5। इसेंट्रिसिटी इज 1/2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। और सैटर्न ईयर, सैटर्न सैटर्न नहीं होता है, सैटर्न होता है। और सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर। हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम द सन इफ द अर्थ इज 1.5 into 10⁸ क्या, क्या किलोमीटर अवे, है ना, किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। वैसे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमको पता है सैटर्न अर्थ के कंपैरिजन में तो दूरी है, तो आंसर जो भी आएगा वो 1.5 into 10⁸ से ज्यादा ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी, खत्म हो गई बात। फिर भी सॉल्व करना तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 2/3। तो आर सैटर्न अपॉन आर अर्थ इज बेसिकली टी सैटर्न अपॉन टी अर्थ रेज टू 2/3। आर सैटर्न अपॉन आर अर्थ इक्वल टू, सैटर्न का टाइम पीरियड है 29.5 ईयर और अर्थ का है 1 ईयर, तो 29.5/1 रेज टू 2/3। तो आपको पता होना चाहिए, नंबर्स यू शुड नो। देखो 27 अगर होता तो 27 का क्यूब रूट होता है 3, 29.5 है तो उसका क्यूब रूट भी लगभग 3 होगा, लगभग। और 3 का स्क्वायर 9, 9, ठीक, तो 9। तो आर एस इज 9 टाइम्स ऑफ आर ई, 9 into 1.5 into 10⁸ ये लगभग 14 है ये। कैसे, 9 का हाफ होता है 4.5, 9 प्लस 4.5 13.5, 13.5 लगभग लगभग 14 है। हाँ तो तुमको 13.5 लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर में चल रहा है सब ये। तो आर एस आ जाएगा 1.35 इंटू 10⁹ किलोमीटर, मतलब 1.4 इंटू 10⁹ ऑप्शन नंबर डी। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। If a graph is plotted between t square and r cube for a planet, then its slope will be। अभी देखो ये सेम क्वेश्चन ना सैटेलाइट के लिए पूछ सकते हैं, तो पहले पता होना चाहिए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट होता क्या है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का इक्वेशन याद होना चाहिए, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाय जी एम। पर एक चीज याद रखना, अगर तुम सैटेलाइट की बात कर रहे हो तो ये एम मास ऑफ अर्थ है, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। तो यहाँ पे मास आता है सेंट्रल बॉडी का, मतलब जिसका फील्ड है, फील्ड किसका था, अर्थ का था। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग प्लैनेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन,
तो यहाँ पे मास आएगा सन का, तो ये हो जाएगा सेंट्रल बॉडी, मतलब जिसका फील्ड है, सन का फील्ड है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r क्यूब, ठीक, अपॉन GM। सिर्फ इतना करूंगा मैं इसको यहाँ लिख दूंगा, डन, ठीक हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है, अगर हम लोग आर स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर और r क्यूब ऐसा प्लॉट करते हैं, टी स्क्वायर मतलब मैं वाई एक्सिस पे टी स्क्वायर प्लॉट कर लेता हूँ, एक्स एक्सिस पे r क्यूब प्लॉट कर लेता हूँ। ओके, तो ये जो टी स्क्वायर है ये आपका हो गया y, ये जो r क्यूब है ये हो गया x, और ये पूरा कांस्टेंट है, ये बन गया स्लोप जैसा, तो y इक्वल टू mx। तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin, it will be a straight line passing through origin with the slope of 4 pi square by GMS, तो 4 pi square ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, three masses each of mass m are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC। तो हमारे पास तीन मास है, we have three masses each of mass m are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side print नहीं हुआ, side L as shown in figure। The force acting on mass 2m placed at the center of the triangle is, आंसर आता है जीरो। जो जीरो क्यों आता है वो समझ लो, थोड़ा हिंदी सोल्यूशन है, सिर्फ समझ लो, सॉल्व नहीं करना एग्जाम में। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि कब जीरो आता है आंसर। सिर्फ ट्राइंगल के लिए होगा ऐसा नहीं है, स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए भी होता है वैसा, बट अंडर अ कंडीशन। मैं बताता हूँ कौन सा कंडीशन है। तो पहले तो हम इसका सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास है इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसके तीनों वर्टेक्स पे यू हैव सेम मास। तो लेट अस कॉल दिस एज ए, दिस एज बी एंड सी। अब आपको पता होना चाहिए सेंट्रोइड मतलब क्या, व्हाट इज सेंट्रोइड। डिस्टेंस सेम ठीक है, लेकिन वहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर या तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक। तो ये जो लाइन है ये 60 डिग्री को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, एंगल बाइसेक्टर। इसी को तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हो, क्योंकि ये सामने वाले साइड को दो इक्वल डिस्टेंस में स्प्लिट कर देता है। तो यहाँ से भी एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। तो ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम हियर आल्सो, सिमिलरली ड्रॉ फ्रॉम हियर आल्सो। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर या तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उसको बोलोगे सेंट्रोइड। और ये जो सेंट्रोइड है, इस सेंट्रोइड पे मास है 2m। कितना मास है, 2m। यहाँ पे मास है 2m का। अब फिलहाल मैं ये एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हटा देता हूँ, बिकॉज मुझे डिस्टेंसेस शो करने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कितना आता है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, लेकिन नॉर्मली पता होना चाहिए वो। तो आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड आउट, इफ यू डोंट नो दैट इज ओके, इफ यू डोंट नो फॉर नाउ, ठीक। तो यहाँ पे इसको O बोल देते हैं, इधर मास है 2m, बाकी सब जगह पे m m और m, यहाँ पे मास है 2m, सिर्फ सेंटर पे 2m मास है। Done। तो यू शुड नो दिस, ये L साइड है। और अगर मैं इस लाइन को इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं यहाँ तक, तो नीचे भर के आपका राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें से जो ये साइड हो गया, ये हो गया L/2। इसको मैं फिलहाल बोल देता हूँ y, राइट। हमें चाहिए था ये, इसको मैं बोल देता हूँ स्मॉल r, हाइपोटेन्यूज। ये एंगल 30 है, क्योंकि ये 60 था पूरा, और ये एंगल बाइसेक्टर, तो 30 हो गया। ये 90 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 60 डिग्री। डेफिनेटली 60 होगा, ठीक। तो आपको 30, 60, 90 ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए, नंबर वन। नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, ये यहाँ पे तुम cos 30 यूज कर लो। व्हाट इज cos 30, हाँ cos 30, इफ यू यूज cos 30 फ्रॉम हियर, cos 30 डिग्री is adjacent side which is L/2 अपॉन hypotenuse which is R। हमारा इंटरेस्ट था R फाइंड करने में, तो L/2 cos 30। व्हाट इज cos 30, √3/2।
तो आ गया L/√3। तो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस हर एक वर्टेक्स से होता है L/√3, मतलब हर एक वर्टेक्स से सेम। ये और वो सब सेम आएगा। यहाँ तक हो गया। अब आपको पूछा है कि व्हाट इज द टोटल फोर्स एट द मास ऑफ द सेंट्रॉइड। तो पहली बात तो सेंट्रॉइड पे जो मास है उस पे फोर्स लगाएगा ए, और लगाएगा बी, और लगाएगा सी। तो सेंट्रॉइड पे जो मास है उसको ए, बी और सी तीनों फोर्स लगा रहे हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अट्रैक्टिव। तो आपको पता होना चाहिए फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए इज फ्रॉम ओ टू ए। अट्रैक्टिव फोर्स है ना, तो ए खींचेगा उसको खुद के पास। Force on O due to B is from O to B, and force on O due to C is from O to C। तो ये पता होना चाहिए। मतलब बेसिकली इस पे लग रहे हैं तीन फोर्सेस, मैं तीनों फोर्सेस दिखा देता हूँ आपको। ये था फोर्स ऑन O ड्यू टू A, ये डायरेक्शन था इसका। ओके, फिर यहाँ पे और एक फोर्स था, दिस इज फोर्स ऑन O ड्यू टू, शायद बी वर्टेक्स था, पी वर्टेक्स, ठीक है। फिर हो गया यहाँ पे फोर्स ऑन O ड्यू टू C, ड्यू टू C, ऐसा आ गया। हम्म। अभी मैं फिलहाल एक डमी लाइन ड्रॉ करता हूँ। आई जस्ट पुट अ डमी लाइन। वैसे तुम यहाँ पे लामिस थ्योरम भी लगा सकते हो, याद है ना लामिस थ्योरम क्या था, ठीक। हाँ, लेकिन लामिस थ्योरम लगाने का एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, सोचो क्यों नहीं लगा सकते यहाँ पे। यहाँ पे क्यों नहीं लग सकता लामिस थ्योरम, यू हैव टू थिंक ऑफ इट। तो मैं फिलहाल तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज अ डमी लाइन। अभी आपको यहाँ पे एंगल समझने पड़ेंगे। देखो मैं ना इसको फिलहाल ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा इक्विलैटरल दिखना चाहिए था, दिख नहीं रहा, तो दिखा देंगे, नॉट एन इशू, कोई बात नहीं। और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम में आएगा। तो बेसिकली फुल सॉल्यूशन से पता होना चाहिए, ओनली टू नो वेयर टू अप्लाई वेक्टर्स एंड हाउ टू अप्लाई वेक्टर्स। देखो अब ऐसा है, ये जो एंगल था ये कितना था, 30, क्योंकि यहाँ ये टोटल एंगल 60 था, उसमें से बचा हुआ था 30, तो ये 30 डिग्री है। अगर ये 30 है तो ये भी कौन है, 30 डिग्री है। तो ये भी 30 है और ये भी 30 है। तो जब तुम कंपोनेंट्स करोगे ना, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक जाएगा यहाँ पे कॉस कंपोनेंट, एक आएगा नीचे साइन कंपोनेंट। तो ये आ गया फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी का कॉस 30 कंपोनेंट, और ये आ गया फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी का साइन 30 कंपोनेंट। तो ये आ जाएगा साइन 30 कंपोनेंट, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी साइन 30 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे इसका भी दो कंपोनेंट हो जाएगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी का कॉस और साइन। ये आ गया फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी कॉस, और ये फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी का साइन, ठीक। देन यू शुड नो कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे। अगर तुम देखोगे फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, या फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, या फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, ये सारे के सारे मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, क्योंकि तीनों वर्टेक्स पे मास सेम था। अच्छा, मैं फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए निकालूंगा तो क्या करूंगा, कैपिटल जी, M1 M2, M1 हो गया M, और M2 हो गया 2M। तो ये आ जाएगा कैपिटल जी, M1 M2 मतलब 2M² बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस है L/√3 का स्क्वायर। तो एवरीवेयर यू विल फाइंड द फोर्स इज ऑलवेज √3 स्क्वायर, थ्री थ्री गया ऊपर, 6 स्क्वायर बाय L²। इसको मैं फिलहाल बोल देता हूँ F। तो ये तीनों फोर्सेस सेम थे। अगर तीनों फोर्सेस सेम है तो FOB cos 30 और FOC cos 30 दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो वो हो गए कैंसल आउट, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए। तो देयरफॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, कैंसिल आउट, क्योंकि वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन थे। तो बचा क्या फिर आपके पास, बचा FOA, दिस इज अपवर्ड्स। और क्या बचा, FOB साइन 30, ठीक।
तो ये आ जाएगा आपके पास FOB साइन 30 और FOC साइन 30, ये दोनों नीचे की डायरेक्शन में है। FOC साइन 30, ठीक है। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स ये आपके पास आ गया FOB साइन 30 प्लस FOC साइन 30, लेकिन FOB और FOC दोनों सेम है, जिसको मैंने फिलहाल F बोला है, टेम्पररी F बोला है। तो F साइन 30 प्लस F साइन 30 मतलब 2F साइन 30, और 2F साइन 30 मतलब F, क्योंकि साइन 30 हाफ है। F आ गया। तो नीचे कितना फोर्स है? F। ऊपर कितना फोर्स है? F। सो ऑल्सो upward force is also force on O due to F is also F. Therefore, vertical forces also cancel out. Vertical forces also cancel out. तो सभी कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज द नेट फोर्स? जीरो फोर्स। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस। जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, ये तो समझ में आ ही गया तुमको। अभी देखो ये लॉजिक या ये ट्रिक कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल एनीवेयर। एनीवेयर मतलब पेंटागन के लिए नहीं चलेगा, इवन नंबर, हाँ पेंटागन के लिए भी हो सकता है, होगा। तो बेसिकली क्या है कि जब वर्टेक्स पे सारे मासेस सेम हो, सेंटर पे कोई भी मास हो, फोर्स इज ऑलवेज जीरो। लेकिन वर्टाइसेस, सारे के सारे वर्टाइसेस में मासेस सेम होने चाहिए। स्क्वायर के लिए भी चलेगा, हेक्सागन के लिए भी चलेगा, रेक्टेंगल के लिए भी चलेगा, पेंटागन के लिए भी होना चाहिए। कंडीशन है कि वर्टेक्स पे सारे मासेस हो सेम, तो डायरेक्टली जीरो लिख देना उधर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको लिखने की अभी जरूरत है नहीं, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6, the acceleration due to gravity and density of earth are related by which of the following relations? क्या सिंपल क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और डेंसिटी, इसका रिलेशन क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर g? Jm/r²। डेंसिटी तो मास से ही आएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर मैं अर्थ को एक स्पीयर मान लेता हूं, तो 4/3 पाई आर क्यूब रो। इसमें से ये r² गया, ये बचा r, सिर्फ r बचा। और तुमको रो इक्वल टू ऐसा लिख के दिया है, तो रो इक्वल टू 3g, ये 3 वहां शिफ्ट हो गया, अपॉन 4πg r, है ना। 3g/4πgr कहाँ पे है? 3 स्मॉल g अपॉन 4πgr। ऑप्शन नंबर बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, गलत है। जैसे जैसे तुम हायर हाइट पे जाते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है। उसके दो रिलेशन थे, GH=G1 - 2h/r। ये स्मॉलर हाइट्स के लिए होता है। स्मॉलर मतलब कितना स्मॉल? 320 किलोमीटर से नीचे। दूसरा होता है GH=G r/r+h²। दोनों ही केसेस में आप देख रहे हो द वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट मतलब विथ अल्टीट्यूड डिक्रीजेस, इंक्रीज नहीं होता है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। ठीक। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ, ये भी गलत है। GD=G1 - d/r। तो जैसे तुम अर्थ के अंदर जाते हो, डेप्थ पे जाते हो, तो भी जी का वैल्यू कम होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, दैट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि इफ यू रिमेंबर जी थीटा इज G - r⍵² तो इक्वेटर पे लैटिट्यूड होता है 0, तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई। तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू बन गई G - r⍵², क्योंकि कॉस थीटा इज 1 इन दिस केस। जैसे जैसे तुम पोल की तरफ जाते हो, मतलब फॉर एग्जांपल तुम पोल पे पहुंच गए, तो 90 डिग्री हो गया लैटिट्यूड, कॉस 90 इज 0, तो जी की वैल्यू जी बन गई पोल पे। तो जैसे तुम इक्वेटर से पोल के पास जा रहे हो, मतलब जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे जी की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो अभी मैंने बोला, हाइट और डेप्थ का, उसी के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। थोड़ा मैथमेटिकली लगेगा, देख लो एक बार। द डिपेंडेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, dependence of acceleration due to gravity on the distance r from the center of earth assumed to be a sphere of radius capital R of uniform density is shown as shown figure below। चलो ठीक है, करेक्ट फिगर कौन सा ऐसा पूछा है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लॉट क्या कर रहे हैं लोग, प्लॉट क्या कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे प्लॉट किया जा रहा है g का वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ r is distance measured from center of earth। सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ ये इंपॉर्टेंट है। हम अब तक डिस्टेंस मेजर कर रहे थे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। हाइट डेप्थ तुम अर्थ के सेंटर से मेजर नहीं करते हो, सरफेस से करते हो। और यहाँ मैं बोल रहा हूँ फिलहाल जी डैश। देखो पहले पहले अच्छे से समझ लो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द क्वेश्चन, पहले वो समझ लो। अभी तक हमने क्या सीखा, अब तक हमने सीखा कि अगर इफ इन केस हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको अल्टीट्यूड पे लेके गए, मतलब हाइट पे लेके गए, तो जी की वैल्यू कम होती है। कैसे कम होती है, तो जी एच इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक, 1 - 2h/r भी फॉर्मूला है, लेकिन वो हम यूज नहीं करते हैं। हाँ, कम डिस्टेंस, उसका एक रीजन और भी है। रीजन ये है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम ऑब्जेक्ट को हाइट पे क्यों लेके जाएंगे। किसको लेके जाएंगे, सैटेलाइट को लेके जाएंगे, क्योंकि सैटेलाइट को ऑर्बिट करवाना है, राइट। ठीक है ना, हाइट पे ऑब्जेक्ट को क्यों लेके जाते हो, बिकॉज ऑफ सम पर्पस लाइक सैटेलाइट। आपको पता है दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं, एक होता है पोलार, एक होता है इक्वेटोरियल। पोलार सैटेलाइट एक दिन में लगभग 17 चक्कर मार लेता है अर्थ की, क्योंकि उसका टाइम पीरियड होता है 85 मिनट्स का। ठीक। और जियो सिंक्रोनस, जिसको तुम इक्वेटोरियल, जिसको तुम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हो, उसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं ना, जो जियो सिंक्रोनस होते हैं या इक्वेटोरियल होते हैं, उनका ऑर्बिट इक्वेटोरियल होता है, इसलिए इक्वेटोरियल बोलते हैं। उसका हाइट होता है 10,000 किलोमीटर या उसके ऊपर। और जो पोलर सैटेलाइट होते हैं ना, उसका हाइट होता है 500 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक। तो दोनों ही केस में एच की वैल्यू 320 किलोमीटर के ऊपर है, तो दूसरा फॉर्मूला ही एप्लीकेबल है। इसलिए हम पहला फॉर्मूला लिखते ही नहीं है यहाँ पे इस केस में, राइट। क्योंकि फॉर प्रैक्टिकल पर्पस हाइट इज बेसिकली मोर देन 320। जब डेप्थ पे जा रहे थे तो फॉर्मूला बन जाएगा G1 - D/R। यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। ये GH या फिर ये GD, अब इसके आगे से मैं इसको डिनोट करने वाला हूँ जी डैश से। कहाँ से, जी डैश से। जी डैश, तो ये जी डैश है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसके आगे मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा सेंटर ऑफ अर्थ से। कहाँ से, सेंटर ऑफ अर्थ से। मतलब अगर अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट डेप्थ पे भी है, कितने डेप्थ पे है, लेट अस से डी डेप्थ पे है, तो उसका जो डिस्टेंस हो गया अर्थ के सेंटर से, आर माइनस डी, और इसके आगे से एनी डिस्टेंस विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो अगर तुम अर्थ के अंदर हो, मतलब ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर है, तो डिस्टेंस विल बी आर माइनस डी। और अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के भी ऊपर है, तो ये डिस्टेंस हो गया आर प्लस एच, इसको भी मैं बोलने वाला हूं स्मॉल आर, राइट। तो एनी डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, एंड जी की वैल्यू इन जनरल विल बी डिनोटेड बाय जी डैश। ठीक, अब तक क्या कर रहे थे हम लोग बोल रहे थे हाइट पे रहेगा तो जी एच, और डेप्थ में जाएगा तो जी डी। मैंने नोटेशन चेंज करके जी डैश बोल दिया। और डिस्टेंस में मेजर कर रहा हूँ अभी सेंटर से, सरफेस की जगह पे, कहाँ से, सेंटर से। तो मुझे बताओ, जब तुम हाइट पे जाते हो तो जी की वैल्यू कम होती है कि बढ़ती है, डेप्थ पे जाते हो तो कम होती है। तो मैक्सिमम कहाँ होती है, अर्थ के सरफेस पे होती है। तो मैक्सिमम होती है अर्थ के सरफेस पे। अर्थ के सरफेस पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल आर। तो सबसे पहले तुमने ना एक ऐसी मार्किंग डाल देनी, दिस लाइन
इज द बाउंड्री, बाउंड्री मतलब दिस इज बेसिकली स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो इस लाइन के लेफ्ट साइड में अगर तुम देखोगे ना तो ये इनसाइड वाला केस है, मतलब और के अंदर वाला केस है, मतलब ये डेप्थ वाला केस है। और राइट साइड में देखोगे तो ये आउटसाइड है, मतलब ये अल्टीट्यूड का केस है। किसका केस है ये? अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है। ठीक, करेक्ट। फिर केस बाय केस सॉल्व करेंगे। अब हम लोग पहले केस वन देख लेते हैं। केस वन मतलब डेप्थ पे। अभी मैंने बोला जी डैश इक्वल टू जी वन माइनस डी बाई आर, मतलब जी डैश इक्वल टू जी आर माइनस डी बाई आर। और मैंने अभी बताया कि ये जो आर माइनस डी इसको बोलोगे स्मॉल आर, और नीचे कैपिटल आर था ही। अब तुम प्लॉट क्या कर रहे हो? तुम प्लॉट कर रहे हो जी डैश को वाई एक्सिस पे, आर को एक्स एक्सिस पे। तो तुम्हारा ये जो जी बाई आर है बन गया स्लोप। तो कैसा फॉर्म आ गया? वाई इक्वल टू एम एक्स। तो वाई इक्वल टू एम एक्स कैसा दिखता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमको मिल गया यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला केस। स्ट्रेट लाइन एक ही जगह पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ डायग्राम, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, लेकिन बाहर वाला केस भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कर ही रहे तो ये पूरा कर लेते हैं। तो जो केस टू है ना वो है हाइट का केस, मतलब अल्टीट्यूड का केस। और ये अल्टीट्यूड का केस है, इसमें तुम लिखोगे जी डैश इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। तो जी डैश आ जाएगा जी आर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। तो जी डैश हो जाएगा आपके पास, जी डैश आ जाएगा आपके पास जी आर स्क्वायर, और ये वन बाय स्मॉल आर स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या बन जाएगा? आर एस टू माइनस टू। अब फिर वही आ गई बात, ये हो गया आपका वाई, ये था एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स रेस टू माइनस टू, और ये कांस्टेंट है बन जाएगा स्लोप। तो y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स रेस टू माइनस टू वाला फॉर्म है। माइनस टू मतलब डिकेइंग ग्राफ होता है। तो डिकेइंग ग्राफ होता है तो ये आ जाएगा आपका डिकेइंग ग्राफ। ये आ जाएगा ऐसा फॉल होने वाला ग्राफ। देखो, आ गया। आ गया, हो गया, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। फोर पार्टिकल्स ईच ऑफ मास, मास प्रिंट नहीं हुआ, ईच ऑफ मास m are placed at the vertex of a square. The potential energy of the system is। अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ ही लो इसको। हमारे पास एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के वर्टाइसेस पे सेम मास है m, और उसका जो साइड है, साइड 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 l बोलना चाहिए था, तो ठीक है l। तो साइड लेंथ इज l बेसिकली। l, ये भी l, l और ये भी l। यहाँ पे ये l होना चाहिए था, प्रिंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी पूछा है आपको। तो बेसिक आइडिया ऐसा है कि चार वर्टेक्स है, एक मास यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो ये आ गया वन, टू, थ्री एंड फोर। मैं पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके देता हूँ, मैं ट्रिक भी बता देता हूँ आपको इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो तो वो तो दो पार्टिकल का, दो मास का बता दिया आपने। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। अगर मेरे पास दो मासेस है, दोनों में डिस्टेंस अगर आर है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम वन एम टू बाई आर। अगर दो मास है, दो मास का सिस्टम है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम वन एम टू बाई आर। दो है तो माइनस जी एम वन एम टू बाई आर। अगर तीन है, तीन, तो कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तीन मास है ना अगर, तो पहला दूसरा एक कॉम्बिनेशन हो गया, पहला तीसरा दूसरा और तीसरा, तो उसमें आएंगे तीन टर्म्स। मतलब उसमें आएगा माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, माइनस जी एम वन एम थ्री बाई आर वन थ्री, माइनस जी एम वन, सॉरी एम टू एम थ्री बाई आर टू थ्री। सब में माइनस जी कॉमन है, तो अंदर बचता है
m1 m2 by r12 प्लस m1 m3 by r13 प्लस m2 m3 by r23, ये आ जाता है ऐसा। तो अभी ये ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक मतलब फॉर्मूला याद रखना। अभी देखो, अगर मेरे पास 4 मासेस है, 4, तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन से 6 बता देता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होता है, तो पहले समझ लो कैसे, फिर समझेंगे ओरल कैसे। माइनस जी m1 m2 r12 1 2 1 3 1 4, मतलब m1 m3 अपॉन r13 प्लस m1 m4 अपॉन r14। ये 1 के सारे कॉम्बिनेशन हो गए, 2 3 2 4। तो 2 3 2 4 m2 m3 अपॉन r23 प्लस m2 m4 अपॉन r24। बचा कौन, 3 4। तो m3 m4 अपॉन r34 हो गए 6 टर्म्स। यस। अब इसमें ना इंटरेस्टिंगली, अगर आप देख रहे हो अच्छे से, मास है तो सब सेम है, तो सब एम स्क्वायर है। तो यू हैव एवरीवेयर एम स्क्वायर। तो मैं m1 m2 m1 m3 m4 m2 m3 m4 सब बन जाएगा, एम स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, बाहर आ गया कॉमन। 4 डिस्टेंसेस जो है ना वो एल है। कौन से, r12 r23 r34 r14, ये है एल। बाकी जो बचे हुए 2 डिस्टेंस है, √2l, 1 3 और 2 4, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये है √2l। तो r13 और r24, ये है आपके पास √2l, क्योंकि ये l है, ये l है, तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया। मतलब ये जो r12 r13 r14 r23 r24 r34 लिखा है, इसमें से 4 डिस्टेंसेस है l। तो 4 डिस्टेंस है l, तो 4/l, क्योंकि डिस्टेंस डिनोमिनेटर में है ना, इसके लिए। प्लस 2 डिस्टेंस है आपके √2l। ठीक। तो यहां से आप -gm² अपॉन l निकाल लो कॉमन, 2 भी आ जाएगा ना, 2 भी कॉमन निकाल लो। तो 4/l में से बचा 2 प्लस 1/√2। तो 2 प्लस 1/√2 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी, खत्म। तो अभी इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है। क्वेश्चन का ट्रिक ऐसा है कि फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस, उससे बड़ा ट्रिक कुछ नहीं है। माइनस जी तो बाहर था, अंदर 6 टर्म्स थे, m1 m2 by r12, m1 m3 by r13, m1 m4 by r14, m2 m3 by r23, m2 m4 by r24 एंड m3 m4 by r34। इसमें से ये m1 m2 m3 m4 सब सेम मासेस थे, तो ये सारे के सारे 6 टर्म का न्यूमरेटर m स्क्वायर बन गया, वो बाहर आ गया, तो -gm²। 4 डिस्टेंसेस l थे, तो 4/l, और 2 डिस्टेंसेस √2l थे, तो प्लस 2/√2l। 4/l में से 2/l बाहर निकाल लिया, तो बचा 2। ठीक। तो अभी ब्रैकेट के बाहर क्या है, -gm², साथ में 2 है, तो -2gm²/l। अंदर क्या बच गया, 2 प्लस 1/√2। डन, खत्म, एंड ऑफ द क्वेश्चन। कुछ करना ही नहीं था उसमें। और ऊपर से अगर मैं बताऊं तुमको, तो ऑनेस्टली ए और डी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अंदर पॉजिटिव साइन आना चाहिए था, प्लस। हाँ, तो इधर माइनस है, नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू हाइट nre फ्रॉम अर्थ सरफेस is। देखो ये ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट उसका रीजन है, बताता हूँ। पहले यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझेगा तो आगे के क्वेश्चन अब डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे था, उसको अब हम लोग एक हाइट nre पे लेके गए, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी हाइट बोला nre, कल को बोलेंगे 2re, फिर बोलेंगे 3re, कई बोलेंगे 6re। तो जनरल फॉर्मूला बन गया, तो उसके बाद आपको सिर्फ n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, लेकिन पहले तो समझ लो सॉल्व कैसे करते हैं इसको।
अभी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ था। तो ऑब्जेक्ट सपोज पहले यहाँ पे था, तो उसका जो इनिशियल डिस्टेंस होगा ना, वो हो जाएगा आर आई इक्वल टू कैपिटल आर। फिर इसी को तुम लेके गए एक हाइट एच पे, तो इसका जो फाइनल डिस्टेंस बन गया आर एफ, दैट इज आर प्लस एच। ओके, पक्का पक्का, ठीक। देन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम वन एम टू, यहाँ पे कैपिटल एम है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन इनिशियल डिस्टेंस आ रहा है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर फाइनल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ भी कंफ्यूजन होता है, कभी इनिशियल माइनस फाइनल बोल देते हैं, कभी फाइनल माइनस इनिशियल बोल देते हैं। अरे पहले ये देख लो कि फाइनल वैल्यू ज्यादा है कि इनिशियल ज्यादा है। अब तुम अच्छे से सोचो, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से अपने आप तो ऊपर आएगा नहीं, वर्क डन होगा। वर्क डन होगा तो वर्क डन तो एनर्जी है, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो वर्क कहाँ गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दिया। तो यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर फाइनल, माइनस ऑफ माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर इनिशियल। इसमें से जो कॉमन निकलता है निकाल लो। माइनस माइनस रहने दो, माइनस रहने दो। जी कैपिटल एम स्मॉल एम निकाल लिया कॉमन, माइनस वन बाय आर फाइनल प्लस वन बाय आर इनिशियल, मतलब जी कैपिटल एम स्मॉल एम, वन बाय आर इनिशियल माइनस वन बाय आर फाइनल, मतलब जी कैपिटल एम स्मॉल एम, आर इनिशियल था, आर इनिशियल इज ओनली आर, और ये है आर प्लस एच। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, आर प्लस एच माइनस आर अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। इसमें आर आर हो गया कैंसल, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो आ गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच, ठीक ना, एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। अगर आपको याद होगा, जो याद होना ही चाहिए, जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, तो जी एम कितना हो गया, जी आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर, ठीक। तो देयरफॉर डेल्टा यू इक्वल टू जी आर स्क्वायर स्मॉल एम इंटू एच, आर इंटू आर प्लस एच। इसमें से एक आर कैंसल। अभी इसमें एच की वैल्यू भी डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो एच की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका जी आर, क्या जी में दिया है ना, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी दिया है, यस, जी आर एम, तो एम जी आर एच, एच कितना है, एच कितना है, अरे एच कितना है, एन आर, तो एन आर अपॉन आर प्लस एन आर, तो एम जी आर स्क्वायर एन, एन वन प्लस एन, ठीक है। तो आर वन प्लस एन, एक आर तो हो गया ये एम जी आर एन अपॉन एन प्लस वन, एन अपॉन एन प्लस वन, ऑप्शन नंबर सी। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता, हाइट इज टू आर ई, हाइट इज टू आर ई, मतलब एक ऑब्जेक्ट को आप अर्थ के सरफेस से टू आर ई हाइट पे लेके जा रहे हो, टू आर ई, व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, टू बाई थ्री, क्योंकि एन आर ई में अगर एन अपॉन एन प्लस वन है, तो टू आर ई के लिए टू अपॉन टू प्लस वन, टू बाई थ्री। अगर थ्री बोला होगा तो थ्री बाई फोर, फोर बोला होगा तो फोर बाई फाइव, फाइव बोला होगा तो फाइव बाई सिक्स, तो बन गया ट्रिक, डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, a satellite of mass m is in circular orbit of radius 2re, रेडियस 2re मतलब डायरेक्टली स्मॉल आर की वैल्यू बता दी, ठीक। अबाउट द अर्थ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4re इज, मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक सैटेलाइट है जो ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में है, बट विथ अ रेडियस ऑफ 2re, ऑर्बिटल रेडियस, हाँ हाइट नहीं, सीधा ऑर्बिटल रेडियस की बात की है यहाँ पे। तो ऐसा है
हमारे पास एक सैटेलाइट था जो ऑलरेडी 2RE इस पे था, अब इसको लेके जाना है 4RE पे, इसको लेके जाना है 4RE पे। तो कितना कितना एनर्जी लगेगा, एनर्जी कितना लगने वाला है ट्रांसफर करने के लिए। तो पहली बात तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो बोल रहे हो वो गलत चीज है। क्यों गलत चीज है बताता हूं मैं। तो ये जो इनिशियल रेडियस था ना, इसको मैं R1 बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ मैं R2। डेफिनेटली जो R1 है वो 2RE है, R2 4RE है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम बोलते हो ना कि एक हाइट से दूसरे हाइट पे लेके जाना, तब पोटेंशियल एनर्जी चेंज देखते हैं, लेकिन 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 वेट वेट वेट, उस केस में ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होता है, तो तब चेंज इन पोटेंशियल, जैसे पिछला केस, एक हाइट से उठा के दूसरे हाइट पे लेके चले गए। यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला था कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्व कर रहा है, बोला है कि देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू हाइट nRe, खत्म। तुमको बोला है क्या वो जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में था? नहीं। यहाँ बोला है, यस बोला है, सर्कुलर ऑर्बिट। तो जब सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में, उसके पास दो एनर्जी होती है। हाँ, तो यहाँ पे तुमको टोटल एनर्जी का चेंज देखना पड़ेगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड इन दिस केस, energy required will be basically डेल्टा E, मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी है ये। और तुमको भी याद होना ही चाहिए फाइनल एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है। हाँ, माइनस काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? -G बाय 2R, ये फाइनल है तो R फाइनल। टोटल एनर्जी का इक्वेशन पता होना चाहिए, -GM1m2/2R, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, लेकिन दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ये तुमको इस तरह से पता होना चाहिए। सी पोटेंशियल एनर्जी अगर मैंने बोला तो नो वन हैज एनी प्रॉब्लम, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट इज -GM1m2/R, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो पता ही है। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हो, क्या क्या प्रॉब्लम है आपको। वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट था, वीसी √GM/R, ठीक। अभी ये जो m होता है, ये जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है उसका मतलब लेटर से m2, और वीसी के अंदर जो मास होता है वो सोर्स का होता है, जैसे अर्थ, ठीक। तो ये बन जाएगा ½ m2 √G m/R, रूट और स्क्वायर गया तो Gm1/R, तो क्या हो गया Gm1m2/2R। अब जब मैं टोटल एनर्जी निकालूंगा तो दोनों को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, दोनों को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ऐड करूंगा, ऐड करो, हाफ में से -1 हो जाएगा, -½ तो -Gm1m2/2R, ये पता होना चाहिए आपको। तो वही लिखा है, माइनस माइनस प्लस, Gm1m2/2 2R इनिशियल, इसमें से Gm1m2/2, R कैसे बाई 2 ना, कॉमन आ गया, 1/R इनिशियल -1/R फाइनल। अभी यहाँ पे जो M1 है वो कैपिटल M है, M2 है वो स्मॉल है। हम्म अर्थ का मास कैपिटल ME, और सैटेलाइट का मास स्मॉल है। इनिशियल R था आपके पास 2, और ये था 4, 1/2 में से 1/4 गया तो 1/4 और × 2 8, तो G कैपिटल M स्मॉल m/8R, ऑप्शन नंबर C।